दूसरे दिन देर तक हम सोए रहे। काफ़ी दिन चढ़े उठे, नीचे गली में जाकर चाय की दुकान पर नाश्ता किया। वहाँ हर कोई अपनी अपनी ज़बान पर इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। मैंने चाय की दुकान वाले से पूछा, क्या बात हो गई है? ये दुकानदार हमारा वाकिफ़ बन गया था और बम्बई का रहने वाला था। उर्दू अच्छी तरह से बोल लेता था। कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं, बाबू, रात को बंदरगाह पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे 2 जहाज़ों को बमों से उड़ा दिया। कहते हैं दोनों बहरी जहाज़ों में हमारी फ़ौज के लिए असला भरा हुआ था। इधर बंदरगाह की तरफ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं है। शाम के अखबारों में यह खबर जली सुर्खियों के साथ छप कर बाज़ारों में आ गई कि पांडेचेरी में 2-3 अंग्रेज़ी ज़बान में अखबार भी आते थे। मैंने अंग्रेज़ी का एक अखबार ख़रीद लिया और कमरे में आकर इसे गौर से पढ़ने लगा। पहले सफ़े पर जहाज़ों की तबाही की खबर शाह सुर्खियों में छपी हुई थी। खबर में लिखा था, भारतीय बहरिया के 2 जहाज़ जिनमें भारी मिकदार में गोला बारूद और फौजी साजो सामान लदा हुआ था, कश्मीरी कमांडो ने समंदर में गर्क कर दिए। जहाज़ों में बारी बारी धमाके हुए थे, जहाज़ों के टुकड़े उड़ गए और चंद सेकंड में दोनों जहाज़ डूब गए। खबर में यह भी बताया गया था कि भारतीय बहरिया के 15 जवान और दोनों जहाज़ों के हमले के 11 आदमी हादसे में हलाक हो गए हैं। खबर के आखिर में लिखा था, फ़ौज और शहर की पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। बंदरगाह के सारे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस कश्मीरी कमांडोज को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मार रही है। कमांडो औरंगज़ेब कहने लगा, अब तुम क्या राय देते हो? हमें यहाँ से निकलना चाहिए था या नहीं? मेरा ख्याल है कि अगर हम इस वक्त स्टेशन चले जाते हैं तो इस शहर से फरार होने में कामयाब हो सकते हैं। अब मामला मुश्किल लगता है। मैंने कहा, कोई मुश्किल नहीं है। हम चाय की दुकान के कोने में बैठे चाय पीते हुए दबी आवाज़ में पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे आसपास कोई ग्राहक नहीं बैठा हुआ था। फिर मैंने एहतियात से काम लेते हुए औरंगज़ेब से पूछा, चलो कमरे में चलकर बाकी बातें ना की जाएं। हम उठकर अपने कमरे की तरफ चले। सराय की देवड़ी में सराय का मालिक हाजी साहब बैठे थे। कहने लगे, तुमने कुछ सुना भाई? उन्होंने बड़ी राजदारी से हमें अपने पास बुलाकर कहा, हाथ इंडिया के 2 जहाज़ कश्मीरी कमांडोज ने तबाह कर दिए हैं। भाई, जब तक भारत कश्मीरियों की आज़ादी का हक दबा कर बैठा रहेगा, कश्मीर पर जुल्म करता रहेगा, तो फिर यही कुछ होगा ना। मैंने कहा, हाजी साहब, हमने अभी अभी ये खबर सुनी, अफसोस हुआ हमें तो। आखिर हमारे अपने ही देश का नुकसान हुआ है। हाजी साहब चुप हो गए। दबी जबान में सिर्फ इतना कहा, लेकिन हमारी हुकूमत को भी तो कुछ सोचना चाहिए भाई। हम हुआ करते वहाँ से ऊपर कमरे में आ गए। हमारे पास हमारा कमांडो होने का सबूत सिर्फ एक कमांडो चाकू ही था। मैंने औरंगज़ेब से कहा, पता नहीं आगे चलकर हालात क्या सूरत अख्तियार करें, इसलिए हमें कुछ बातें अभी से तय कर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कल हम यहाँ से इकट्ठे नहीं रहेंगे। यहाँ मैं रहूँगा या तुम यहाँ रहना। मैं शहर की किसी दूसरी सलाई में चला जाऊँगा। दूसरी बात यह कि अब हमें मौका मिलता ही अलग अलग तरीके से इस शहर से फ़रार होना है। तुम एक तरबियत याफ्ता कमांडो हो, तुम खुफिया वालों की पहचान लेने की सलाहियत रखते हो। तुम अकेले मौका महल देखकर रेलवे स्टेशन पर चले जाओगे और वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर पहुँचने की कोशिश करोगे। मैं अपने तौर पर इस शहर से किसी न किसी तरह से निकलूँगा और वापस नागपुर मेजर शरद दीवान के यहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं अभी कुछ देर मेजर शरद के पास रहना चाहता हूँ। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच का मेजर है। नाजुक हालात में भारत ने पाकिस्तान पर हमले का जो नापाक मंसूबा तैयार किया है, मैं इस फौजी मंसूबे के मज़ीद खुफिया राज मालूम करना चाहता हूँ। ये राज मुझे मेजर शरद दीवान के साथ ही रहकर हासिल हो सकते हैं। तीसरी बात यह कि हमें अपने अपने कमांडो चाकू कहीं फेंक देने चाहिए। अगर किसी जगह हमारी तलाशी ली गई या हमारी चेकिंग हुई तो ये चाकू हमारे कमांडो होना साबित कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो औरंगज़ेब कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, हम ऐसा ही करेंगे। मैं इसी सराय में रहूँगा, तुम किसी दूसरी सराय में चले जाना। मैं हालात के मामूल पर आते ही श्रीनगर की तरफ निकल जाऊँगा, तुम नागपुर चले जाना। बाकी कमांडो चाकू हम आज ही कहीं गायब कर देते हैं, ज़रा शाम हो जाने दो, मैंने ले जाकर किसी नाले में फेंक आऊँगा। मैंने अपना चाकू निकाल कर कमांडो औरंगज़ेब को दे दिया। उसने भी अपना चाकू निकाला और दोनों को अखबार में अच्छी तरह लपेट कर चारपाई के नीचे रख दिया। दोपहर को हम बाज़ार में खाना खाने गए तो हमें फ़ौज और पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ चौक पे खड़ी नजर आई। कुछ फ़ौजी भी वहाँ खड़े थे। हम खामोशी इस छोटे से होटल में दाखिल हो गए जहाँ से हम अक्सर खाना खाया करते थे। यह मद्रासी होटल था। हमने खाना खाया और वहाँ बैठे रहने के बजाय वापस अपने कमरे में आ गए। आती दफ़ा हमने चौक की तरफ निगाह उठाकर देखा, फ़ौजी और पुलिस की गाड़ियाँ अभी तक वहीं खड़ी थी। औरंगज़ेब कहने लगा, कहीं फ़ौज और पुलिस इलाके की नाकाबंदी तो नहीं कर रही? मैंने कहा, इस इलाके में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ कोई होटल वगैरह भी नहीं है, सिर्फ यही एक सराय है। पुलिस और फौज वैसे ही अपनी सरगर्मियाँ दिखा रही हैं। हम कमरे में आकर चारपाइयों पर लेट गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सूरज गुरूब होने लगा तो औरंगज़ेब बोला, मेरा ख्याल है हमें चाकू यहाँ से बाहर
ले जाने के बजाय क्यों ना जो कूड़ा करकट वाली गली है वहाँ फेंक दें। क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें इसी सराय में रहना है। अगर कूड़ा उठाने वाले चाकू देख लिए तो तुम पर कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है। इसलिए बेहतरी है कि यहाँ से दूर किसी गंदे लाने में फेंक आओ। अगर तुम्हें कोई ख़तरा महसूस होता है तो इन्हें बाहर जाकर फेंक आता हूँ, कमांडो औरंगज़ेब ने बड़े पुख्ता अज़म के साथ कहा। मैं हर ख़तरे से निपटना जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी इन्हें फेंक आता हूँ। ये कहकर औरंगज़ेब ने चारपाई के नीचे से चाकू वाला बंडल उठाकर बगल में दबा लिया। मैंने कहा, कुछ देर ठहर जाओ, शाम का अंधेरा फैलने दो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम कुंडी लगा लो। मैं अभी गया और अभी आया। वो कमरे से निकल गया। मैंने उठकर कुंडी लगा दी। गली की तरफ जो खिड़की खुलती थी इसमें से झांक कर देखा। औरंगज़ेब बगल में अखबार का बंडल दबाए सर झुकाए बाहर निकला और गली में खामोशी से शरीफाना चाल चलता चौक में जाकर एक तरफ मुड़ गया। मैं चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि कल कमांडो औरंगज़ेब तो इसी सराय में रहेगा, मैं शहर की दूसरी सराय में चला जाऊंगा। सराय के मालिक हाजी साहब से कह दूंगा कि मैं एक ज़रूरी काम से मद्रास जा रहा हूँ, मेरा साथी यहीं रहेगा। 2-1 दिन में मैं भी वापस आ जाऊंगा। मैं चारपाई पर लेट गया, जैकेट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा, खुदा का शुक्र है हमने बड़ी कामयाबी से अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया है और यूं इस असलहे को समंदर की तह में हमेशा के लिए गर्क कर दिया जो कश्मीर के महाज पर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाने वाला था। अब मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की लगी हुई थी कि मुझे किसी तरह ये फौजी राज मालूम हो जाए कि भारत पाकिस्तान पर कब हमला करने वाला है, ताकि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को खबरदार कर दूँ कि दुश्मन फलां तारीख को हमला कर रहा है। ये टॉप सीक्रेट फौजी राज था। आमतौर पर इसकी खबर फौजी हाई कमांड के दो एक टॉप रैंक अफसरों के सिवा किसी को नहीं होती। मेरा ख्याल था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान को इस राज का इल्म हो। फिर भी मुझे अगर कहीं कोई सुराख मिल जाता तो मेजर शरद दीवान से ही मिल सकता था, क्योंकि वह भारतीय फ़ौज की डिफेंस ब्रांच की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। उसे ज़रूर मालूम होगा कि भारत ने किस महीने की कौन सी तारीख को पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम तय किया है। ये तो यकीनी बात थी कि और मैंने खुद इसे सीक्रेट फाइल में भी देख लिया था और मेजर शरद दीवान और इसके सिख फौजी अफसर की ज़बान से भी सुन लिया था कि भारत पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने वाला है और यह हमला पाकिस्तान की कई एक सरहदों पर बैक पक किया जाएगा। जब से ये राज मुझे मालूम हुआ था मेरे अंदर एक बेचैनी सी लगी हुई थी। ये मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती का सवाल था। मैं हर कीमत और हर हालत में इस टॉप सीक्रेट जारहाना मंसूबे की तफसीलात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर हमले की तारीख मालूम करना चाहता था। ये मालूमात मुझे मेजर शरद दीवान के पास रहकर ही मालूम हो सकती थी। यही कुछ सोचते सोचते मेरा सिगरेट ख़त्म हो गया। मैंने सिगरेट नीचे फर्श पर फेंक दी। इस दौरान नीचे गली से किसी ने चाय वाले को आवाज़ देकर चाय के लिए कहा। मेरा दिल चाय पीने को चाहा। कमांडो औरंगज़ेब अभी तक नहीं आया था। मैंने सोचा क्यों ना इतनी देर सामने वाले होटल में चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी जाए। ये सोचकर मैं उठा और कमरे को बाहर से बंद किया। ताला लगाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अब कमरे में कोई काबिल एतराज़ शय नहीं रह गई थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर सराय की देवड़ी में से निकलकर जैसे ही गली में आया, एक बंद गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई और चीखती हुई तेज़ी से मेरे करीब आकर रुक गई। इससे पहले मैं कुछ समझता और कुछ सोचता, गाड़ी में से 4 फौजी जवान छलांगे लगाकर निकले और उन्होंने मुझे काबू कर लिया। ये सब कुछ 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मेरे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई और गन पॉइंट पर ये लोग मुझे धकेलते हुए गाड़ी के अंदर ले गए। 4 फौजी भी गाड़ी के अंदर आ गए और उसके साथ ही गाड़ी का इंजन चल पड़ा। ये फौजी गाड़ी थी, स्टेशन वैगन की तर्ज की थी। अंदर छत के साथ छोटी सी पत्ती चल रही थी। मैं समझ गया कि मेरी मुखबरी हुई है। मुझे फ़ौरन इस मद्रासी भिखारी का ख्याल आया जो रात के वक्त हमें 2 बार मिला था और जिसने मुझसे सिगरेट लिए थे। वो यकीनन पुलिस का मुखबर था। मैंने दोनों हाथों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। एक तो ये कि कमांडो औरंगज़ेब इस वक्त मेरे साथ नहीं था, दूसरा ये कि मेरे पास कमांडो चाकू नहीं था जिसे मैं हमेशा अपनी पतलून के अंदर छुपाए रखता था। मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। एक बात अब बिल्कुल वाज़ेह थी कि इन लोगों ने मुझे महज शक के शुबे की बिना पर ही पकड़ा। मुखबर ने ऐसे खबर दी थी कि वो 2 आदमी जो किसी दूसरे शहर के रहने वाले हैं सराय में ठहरे हुए हैं और रात को इन्हें 2 बार बंदरगाह के इलाके में आते जाते देखा गया है। मैंने देखा था कि जब मुझे फौजी गाड़ी में धकेला जा रहा तो 3 फौजी सराय के अंदर घुस गए थे और यकीनन मुखबर की इतला के मुताबिक कमांडो औरंगज़ेब को पकड़ने गए होंगे, मगर इन्हें वहाँ कमांडो औरंगज़ेब नहीं मिल सकता था और कमरे में मेरे कश्मीरी कमांडो या दहशतगर्द होने का कोई सबूत नहीं था। इस एतबार से वो मुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते थे।
मैं दिल में यही दुआ मांग रहा था कि कमांडो औरंगज़ेब चाकू नाले में फेंकने के बाद जल्दी वापस ना आए। मैंने अपने साथ बैठे हुए फ़ौजियों से टूटी फूटी उर्दू में पूछा, तुम कौन हो? तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? ये 4 फ़ौजी थे, इनके पास स्टेन गनें भी थीं। ये मामूली कटकाट के मद्रासी फ़ौजी लगते थे। इनमें से एक ने मुझे गर्दन से पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और हिंदुस्तानी मद्रासी लहजे में कहा कि अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हें क्यों पकड़ा है। अभी तुम्हारा दूसरा साथी भी पकड़ा गया होगा। अगर तुमने कुछ कहना चाहा तो एक फ़ौजी ने ज़ोर से अपनी कोहनी मेरी पसलियों पे मारे बोली, बोलेगा नहीं, चुप रहे। और इसने अंग्रेज़ी में मुझे गाली भी दी। मैं खामोश होकर बैठा रहा। गाड़ी खुदा जाने कहाँ से गुजरती रही। शाम गहरी हो गई थी। गाड़ी की अगली खिड़की में से फ़ौजी ड्राइवर और उसके साथ बैठा हुआ दूसरा फ़ौजी मुझे नज़र आ रहा था। बाहर अंधेरा गहरा होने लगा था। गाड़ी एक गेट के सामने आकर आहिस्ता से होकर रुकी। मैंने किन अखियों से अगली सीट की शीशे में से देखा। गेट के बाहर एक मुसल्लह फ़ौजी पहरा दे रहा था। ये कोई फ़ौजी हेडक्वार्टर वगैरह था। गाड़ी गेट के अंदर जाकर एक तरफ रुक गई। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया और 2 फ़ौजी मुझे लेकर सामने वाली बैरक की तरफ चले। एक बैरक के बाहर फ़ौजी गार्ड खड़ा था। इसने सल्यूट मारकर सलाखों वाला दरवाज़ा खोल दिया। एक बैरक के बाहर फ़ौजी गार्ड खड़ा था। इसने सल्यूट मारकर सलाखों वाला दरवाज़ा खोल दिया। ये ज़ाहिर है फ़ौजी हवालात यानी क्वार्टर गार्ड थी। मुझे इसमें बंद करके दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। जो फ़ौजी मुझे लाए थे वो चले गए। बाहर एक काले रंग का फ़ौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मैं हवालात के फ़र्श पर एक तरफ होकर बैठ गया। कुछ के वक्त मुझे जो कहानी बयान करनी थी वो मैंने शुरू से आखिर तक सोच ली थी। कोई 1 घंटे बाद मुझे वहाँ से निकाल कर एक दूसरे बार के कमरे में ले जाया गया। वहाँ दीवार के साथ एक तरफ 3-4 कुर्सियाँ पड़ी थी। एक स्ट्रेचर भी पड़ा हुआ था। मैं समझ गया ये अजियत का है, टॉर्चर सेल है। मुझे यहाँ पर तशद्दुद किया जाएगा और मुझे वो राज मालूम करने की कोशिश की जाएगी जो मैं कभी ज़बान पर नहीं लाऊंगा। मुझे इस बात में अपनी शिकस्त महसूस हो रही थी कि मैं इतनी आसानी से पकड़ा गया। कमांडो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाता, लेकिन हमारी मुखबरी हो गई थी और जो भिखारी हमें रात के वक्त मिला था वो खुफिया पुलिस का आदमी था। उसने हमारी इत्तला सिविल पुलिस को कर दी थी और सिविल पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को दे दी थी। क्योंकि ये केस फ़ौजी था और यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ही शहरी पुलिस को हिदायत कर दी होगी कि कहीं किसी मशकूक शख्स की खबर मिले तो हमें फ़ौरन इत्तला की जाए। स्ट्रेचर से आगे एक लकड़ी का स्टूल पड़ा था। इस पर मैं बैठ गया। 3 फ़ौजी अफसर अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक कैप्टन की वर्दी में था। इसका रंग दूसरे फ़ौजियों के मुकाबले में ज़रा गोरा था। वो शुमाली या पंजाबी भारत का किसी शहरी लगता था। दूसरे फ़ौजी एक तरफ खड़े हो गए। कैप्टन कुर्सी खींचकर मेरे सामने आया। मेरी तरफ घूम कर देखा। उसने साफ उर्दू में कहा, तुम पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हो? तुम्हारा रंग रूप बता रहा है कि पंजाबी हो, लाहौर या गुजरावाला के हो। मैंने इस फ़ौजी कैप्टन के इंटरोगेशन का जिस तरह से जवाब देना था वो पहले ही सोच रखा था। मैंने बगैर किसी घबराहट के कहा, सर मैं पंजाबी ज़रूर हूँ और मुसलमान भी हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। मैं मलेर कोटला का रहने वाला हूँ और अपने दोस्त के साथ यहाँ रोज़गार की तलाश में आया था। फ़ौजी कैप्टन ने आंखें सुकेड़ रखी थी और होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म कर चुका तो वो बोला, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मशरक़ी पंजाब के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। तुम मलेर कोटला में कैसे रह गए? इससे साबित हो गया था कि इस फ़ौजी कैप्टन को मालूम नहीं सिखों ने शुमाल पंजाब के तमाम शहर और देहातों के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। यह इन्हें पाकिस्तान पर हिजरत पर मजबूर कर दिया था। मगर सिर्फ मलेर कोटला एक ऐसी रियासत थी जहाँ के मुसलमानों को कुछ नहीं कहा गया था। इसकी एक वजह ख़ास तारीख़ी वाक़या था जो मैं पहले कहीं बयान कर चुका हूँ। मैंने फ़ौजी कैप्टन को ये तारीख़ी वाक़या भी मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिया और कहा कि मैं कोटला में सारे पंजाबी महफूज रहे थे। मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं चचा के यहाँ रह रहा था। खरात का थोड़ा सा काम सीखा था, मगर चचा मुझसे नौकरों से भी बदतर सलूक करते थे। आखिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया कि जनूबी भारत चलकर काम तलाश करते हैं। मैंने सुना था कि जनूबी भारत में रोज़गार आम मिल जाता है। फ़ौजी कैप्टन मुझे मुसलसल तंजिया मुस्कुराहट के साथ घूर रहा था। फिर उठते हुए बोला, मैं तुमसे कल बात करूँगा। उसने इसके बाद कोई बात नहीं की और दूसरे फ़ौजियों के साथ बाहर निकल गया। सलाखों वाला दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। कोई 8 घंटे बाद मुझे खाने को थोड़े से चावल और दाल दी गई। ये दोनों चीज़ें केले के पत्ते पर डालकर सलाखों में से मुझे अंदर पकड़ा दी गई थी। मैं सोचने लगा, या तो शुमाली भारत के फ़ौजी कैप्टन ने मेरी बात का यकीन कर लिया या फिर इंतहाई अय्यार शख्स है जिसने मुझे कश्मीरी कमांडो साबित करने के लिए इसके पास कोई हतमी सबूत मौजूद है। खैर वो रात गुजर गई। दूसरे दिन मुझे एक चाय का 1 गिलास और एक बन दिया गया। दोपहर को फिर थोड़े से दाल और चावल
केले के पत्ते पर डालकर सलाखों के नीचे से मुझे पकड़ा दी गई। बाहर हर 4 घंटे बाद गार्ड की ड्यूटी तब्दील हो जाती थी और पहले फौजी की जगह दूसरा फौजी नज़र आता था। तो पहरे भी गुजर गए, मुझसे कुछ ना पूछा गया। शाम हो गई। सलाखों वाले दरवाजे के बाहर से इस फौजी की रेज़न या छावनी जो वो जगह थी, मुझे अहाते के सामने वाली फौजी बारकें नज़र आ रही थी। फौजी गाड़ियाँ और फौजी आते जाते रहते थे। शाम के वक्त बारकों की बत्तियाँ रोशन हो गई थी। मैं सोचने लगा कि मुझसे अभी तक इंटरोगेशन क्यों नहीं की गई। जब रात हो गई तो वही इंडियन फौजी कैप्टन 2 फौजी सिपाहियों के साथ अंदर आ गया। कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। इसने जेब से सिगार निकाल कर सुखाया। एक सिगार मुझे पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ कहा, मैं सिगार नहीं पीता। इसने सिगार के जेब में रख लिया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर बड़े इत्मीनान से बैठ गया। मेरी तरफ मुसलसल घूरते हुए बोला, तो तुम यहाँ रोज़गार की तलाश में अपने दोस्त के साथ आए थे? जी हाँ सर, मैंने बड़े भोले अंदाज में जवाब दिया। उसने दूसरे सवाल से पूछा, तुम पांडिचेरी में कहाँ कहाँ फिरते रहे हो? मैंने कहा, दिन के वक्त शहर में घूम फिर कर काम तलाश करते थे हम दोनों, मगर खरात की दुकान यहाँ कहीं नज़र नहीं है। अब यही सोचा कि दूसरे शहर जाकर काम तलाश करते हैं। तुम बंदरगाह की तरफ तो कभी नहीं गए होगे? फौजी कैप्टन ने बड़े मायूस अंदाज में पूछा। सर, हमने तो बंदरगाह देखी भी नहीं है, इधर जाने की हमें क्या ज़रूरत थी? फौजी कैप्टन ने एक फौजी को इशारा किया, वो बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे वापस आया तो मेरा दिल धक से रह गया। इसके साथ वही बूढ़ा अंग्रेज़ सैयाह और इसकी बेटी एलिज़ाबेथ थी, जो मुझे पांडिचेरी के डाइविंग क्लब में मिले थे। दोनों बाप बेटी अंदर आकर कुर्सियों पर बैठ गए। फौजी कैप्टन ने मुझसे पूछा, इन लोगों को पहचानते हो? मैंने साफ इनकार कर दिया। सिवाय इनकार करने की मैं कुछ कर नहीं सकता था। फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज़ी से हिंदुस्तानी में पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? बूढ़े अंग्रेज़ ने अंग्रेज़ों वाली उर्दू बोलते हुए कहा, मैं इसे पहचानता हूँ। ये वही नौजवान है जो डाइविंग क्लब के रेस्तोरां में मुझे और मेरी बेटी को मिला था और इसने हमारे साथ समंदर में गोताखोरी भी की थी। यह बड़ा माहिर गोताखोर है। और इसने हमसे ऑक्सीजन मास्क की ड्यूरेशन के बारे में भी पूछा था। क्या कोई ऐसा ऑक्सीजन मास्क भी है जिसको पहनकर आदमी समंदर के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकता है? फिर तुम लोगों ने इसे क्या बताया? फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज़ी से पूछा। बूढ़े अंग्रेज़ की बेटी एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया, मैंने खुद इसे क्लब की अलमारी में रखे हुए वो ऑक्सीजन मास्क दिखाए थे जिनकी समंदर के नीचे ड्यूरेशन आधा घंटा होती है। फौजी कैप्टन ने एलिज़ाबेथ से पूछा, फिर इसने क्या किया? एलिज़ाबेथ भी हिंदुस्तानी में बोल रही थी। इसने कहा, फिर इसने पूछा, कोई फालतू ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है जो इस मास्क के साथ लगाकर आदमी समंदर के नीचे आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजार सकता है? फौजी कैप्टन ने एलिज़ाबेथ से पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? एलिज़ाबेथ कहने लगी, मैंने इसे फालतू ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाकर कहा था, अगर गोताखोर ये सिलेंडर भी साथ रख ले तो समंदर के नीचे काफ़ी देर तक गोताखोरी कर सकता है। फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज़ से सवाल किया। इसके बाद डाइविंग क्लब से जो ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर रात को चोरी हो गए थे वो कौन कौन से थे? बूढ़े अंग्रेज़ ने कहा, क्लब के मालिक के बयान के मुताबिक वो आधे घंटे ड्यूरेशन वाले ऑक्सीजन मास्क और 2 गैस के फालतू सिलेंडर थे। फौजी कैप्टन ने एक बार फिर अंग्रेज़ बूढ़े और एलिज़ाबेथ से अंग्रेज़ी में पूछा, आपको यकीन है कि ये वही नौजवान था? दोनों ने इस बात की तस्दीक की कि मैं ही वो नौजवान हूँ जो गोताखोरी के लिबास में इन्हें मिला था और जिसने क्लब के ऑक्सीजन मास्क के बारे में तरह तरह के सवालात किए थे, और ये कि वो मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने इसकी सराय वाले चौक तक भी आए थे। फौजी कैप्टन ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। अब आप जा सकते हैं। बूढ़ा अंग्रेज़ सैयाह और इसकी बेटी उठकर मुझे गौर से देखते हुए चले गए। इनके जाने के बाद फौजी कैप्टन सिगार की राख झाड़ते हुए मेरी तरफ झुककर कहने लगा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें इतराफ़ कर लेना चाहिए। तुम पाकिस्तानी कमांडो हो और तुमने ही अपने साथी के साथ मिलकर हमारे बहरी जहाज़ों के नीचे टाइम बम लगाकर इन्हें तबाह किया। मैंने नफ़ी में सारे लाते इत्मीनान से कहा, यह बात गलत है। इस अंग्रेज़ और इसकी बेटी ने मेरे बारे में गलत बयानी की है। मेरा किसी पाकिस्तानी कमांडो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कभी किसी क्लबों में नहीं गया। मैं तो मामूली मिडिल जमात पास हूँ। रोज़गार की तलाश में यहाँ दर बदर फिरता रहा हूँ। आप लोग भी मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। इस तरह इसके साथ ही कैप्टन ने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और साथ ही मुझे अपने होठों पर खून का जायका महसूस हुआ। यकीन करें, मेरी आंखों के आगे तारे से नाचने लगे। कैप्टन उठ खड़ा हुआ। इसने ज़ोर से ठुड्डा मेरे पेट में मारा। मैं स्टूल पर से गिर पड़ा। वो मुझे मार रहा था और साथ साथ गालियाँ भी देता जा रहा था। जब वो थक गया तो इसने फौजी से अंग्रेज़ी में कहा, इसको टार्सा सेल में ले चलो। मेरा जिस्म अगरचे काफ़ी मजबूत था, मगर इस फौजी कैप्टन के बेतहाशा तशद्दुद और मारपीट से मेरा वजूद लरज़ उठा था।